हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लास में क्या सीखेंगे? हम आज अपने क्लास में जानेंगे कि क्लास 11 स्टैंडर्ड 11 के इंग्लिश सिलेबस में हमारे क्या क्या आते हैं और क्या क्या इंक्लूडेड है जो हमको कवर करना है। ठीक है, सो प्लीज ध्यान दीजिए। क्लास 11 के इंग्लिश सिलेबस में हम लोगों के टोटल 3 पार्ट्स है। क्या बोला? 3 पार्ट्स है, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारा रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा रीडिंग स्किल्स। अभी रीडिंग स्किल्स के अंदर कुछ चैप्टर्स आते हैं और क्लास 11 में स्पेशली जो चैप्टर्स है उसके अंदर कुछ पोएम्स भी है। हर चैप्टर में नहीं है बट किसी किसी चैप्टर में है। ठीक है, सो रीडिंग स्किल्स से हम लोगों का इंग्लिश सिलेबस शुरू होता है। अभी रीडिंग स्किल्स में फर्स्ट हमारा, उससे पहले बता दूं कि क्लास 11 के इंग्लिश सिलेबस में हमारे 2 बुक्स होंगे। एक होगा मेन बुक जिसका नाम है हॉर्नबिल और दूसरा होगा सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है स्नैपशॉट्स। ठीक है, सो पहले जो आएगा वो रीडिंग स्किल्स आएगा जो कि है हॉर्नबिल बुक से। सो उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। रीडिंग स्किल्स में पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अभी इस चैप्टर में क्या होता है वो हम बाद में सीखेंगे, बट जस्ट एक ग्लिम्स बता दूं कि ये चैप्टर है बेसिकली एक ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन का, एक दादी और पोते का जो रिश्ता है उसके ऊपर बेस करके हमारा ये चैप्टर होगा। ठीक है, सो ये है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके अंदर एक पोएम आएगा जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। अभी ये जो फोटोग्राफ जो पोएम है, इसकी जो पोएट है वो अपनी मम्मी के ऊपर ये पोएम लिखती है। उनकी मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं है तो उसके पास उनका एक फोटो है। सो उनके फोटो को देख के जो वो अपने मम्मी को याद करती है उनके ऊपर ये पोएम उस पोएट ने लिखा हुआ है। ठीक है, अभी सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो है वी आर not afraid to die if we can all be together। सेकेंड चैप्टर है हमारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है एक फैमिली के ऊपर जिसमें पापा मम्मी और जो 2 बच्चे हैं वो एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं। अभी उस स्टॉर्म से वो लोग कैसे बाहर के निकल आता है, क्या क्या स्ट्रगल्स वो फेस करते हैं और किस तरीके से उस स्टॉर्म से निकल के आके वो सरवाइव कर जाते हैं, उसके ऊपर बेस करके ये स्टोरी है। अभी इस स्टोरी के अंदर बेसिकली कोई पोएम है नहीं, तो बस ये एक चैप्टर है। ठीक है, अभी थर्ड में आपके आएंगे, थर्ड चैप्टर होगा हमारा डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। थर्ड चैप्टर में हम लोग का आएगा डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। अभी ये चैप्टर बेसिकली है किंग टूट का, जो कि है एक इजिप्शियन किंग है। उनकी जो पूरी हिस्ट्रिकल कहानी है, उनकी जो पूरी ऐतिहासिक कहानी है वो इस चैप्टर में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर है बेसिकली एक इजिप्शियन किंग के लाइफ के ऊपर। अभी इस चैप्टर के अंदर हम लोगों का एक पोएम आएगा। इस चैप्टर के अंदर एक पोएम आएगा जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। इसी चैप्टर के अंदर एक पोएम आएगा जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। अभी ये पोएम बेसिकली है एक ट्री, एक पेड़ और एक पक्षी के ऊपर, एक ट्री और एक बर्ड का जो एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप है। मतलब ये कि ट्री और बर्ड, एक पेड़ है जिसके ऊपर एक बर्ड रहती है
अभी उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ट्री उसको कुछ देती है, फिर बर्ड उसको कुछ देता है, कि अभी क्या देता है, उनके बीच का जो पूरा रिलेशनशिप है वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट 4th चैप्टर हम लोगों का आएगा लैंडस्केप ऑफ द सोल। 4th चैप्टर हम लोगों का आएगा लैंडस्केप ऑफ द सोल। अब ये चैप्टर क्या दर्शाता है? ये चैप्टर बेसिकली ये चैप्टर है चाइना का जो पुराने जो पेंटर्स है वो किस नजरिए से पेंटिंग्स को बनाते थे, उनके माइंड में ऐसा क्या था, उनके सोच के ऊपर जो वो ब्रश डाउन करते थे। ब्रश डाउन का मतलब है अपने पूरे सोच को, हमारे दिमाग में जो कुछ भी सोच होता है उसको ब्रश के जरिए पेपर पे ड्रॉ कर लेना, पेपर पे पेंट कर लेना, उसको ब्रश डाउन कहते हैं। सो पुराने जो चाइनीज पेंटर्स है उनकी जो लैंडस्केप्स है, उनकी जो पेंटिंग्स है उसके ऊपर बेस करके ये स्टोरी, ये चैप्टर है। ठीक है, अभी इस चैप्टर के अंदर एक पोएम आएगा द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन। अब ये एक पोएम है जो बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये पोएम बेसिकली है एक पोएट के ऊपर, जो पोएट है इस पोएम का, वो पोएट बारिश के ऊपर इस पोएम को लिखता है और वो बेसिकली बारिश से एक तरीके की बातें होती है उन दोनों के बीच में। बारिश का जो आवाज है, बारिश को वो फील करता है और बारिश के साथ वो सॉर्ट ऑफ एक कन्वर्सेशन होता है उन दोनों के बीच में, जिसके ऊपर पोएट ने ये पोएम लिखा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है नंबर 5, जो हमारा चैप्टर है वो है द एलिंग प्लैनेट। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। हमारा जो 5th चैप्टर है वो है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। बेसिकली ये चैप्टर है हम इंसानों के ऊपर, जो हम अपने एनवायरनमेंट के ऊपर जो एक तरीके का टॉर्चर करते हैं। हम ये जो डिफॉरेस्टेशन पकड़ लिया आप लोगों ने, फिर बहुत कुछ है जो हम नेचर के अगेंस्ट में जाके करते हैं। ठीक है, सो वी एज ह्यूमन बींग्स जिस तरीके से हम नेचर को ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से हम नेचर को हार्म कर रहे हैं, उसके ऊपर द एलिंग प्लैनेट का चैप्टर है और उसके ऊपर द ग्रीन मूवमेंट्स रोल क्या कहता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 6 जो चैप्टर है वो है द ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन बेसिकली एक नाटक के ऊपर निर्धारित है। मतलब बेसिकली एक प्ले के है, बहुत बड़ा सा प्ले है जिसका एक छोटा सा हिस्सा, जिसका एक छोटा सा पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके उसको ही पूरा का पूरा एक चैप्टर बनाया दिया गया है। तो ब्राउनिंग वर्जन एक प्ले के ऊपर निर्धारित किया गया चैप्टर है जो कि हम पढ़ेंगे। अभी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पोएम है हमारा जिसका नाम है चाइल्डहुड। एक पोएम है जिसका नाम है चाइल्डहुड। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बच्चा होता है जो बड़ा हो जाता है बट उसको अपने चाइल्डहुड और अपने बड़े होने का जो कंपैरिजन है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये पोएम। मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो ये फील करता है कि जब मैं छोटा था तब दुनिया कितनी सुंदर थी, लोग कितने अच्छे थे। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसको रियलाइज होता है कि उसके आसपास जितने भी इंसान हैं या फिर उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, बहुत ही ज्यादा खुद के बारे में सोचने वाला एक वर्ल्ड है जिसमें वो बड़ा हुआ है। सो वो क्या करता है, वो अपने चाइल्डहुड को बहुत मिस करता है और वो सोचता है कि काश वो अपने चाइल्डहुड में वापस जा पाता। उसके ऊपर डिपेंड करके ये पोएम है। ठीक है, अभी हमारे चैप्टर में नेक्स्ट जो 7 चैप्टर है नंबर 7 जो चैप्टर है वो है द एडवेंचर। 7th चैप्टर है हमारा द एडवेंचर। उसमें क्या होता है, उसमें एक इंसान होता है जिसका नाम है मिस्टर गाइतोंडे।
अभी वो क्या करते हैं, वो अपने किसी एक मोटिव के लिए वो पुणे से मुंबई आते हैं, ठीक है। तो उनका जो पुणे टू मुंबई वाला जर्नी है, वो मुंबई आके उनको पता चलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी है वो अभी भी इंडिया को रूल कर रही है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है और वो इंडिया को क्यों रूल कर रहा है और उनका एडवेंचर क्या था इस ईस्ट इंडिया के कंपनी पे, उसके ऊपर बेस करके ये चैप्टर बनाया गया है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोगों का जो चैप्टर है वो है सिल्क रोड। सिल्क रोड है बेसिकली एक इंसान के ऊपर, ठीक है। जो वो इंसान है वो एक बुद्धिस्ट बिलीवर है, मतलब वो बुद्धिज्म को बहुत मानते हैं। वो कहीं पे जाते हैं, अभी वो जो जा रहे हैं उनका जो पूरा जर्नी है, जहाँ से उनका जर्नी शुरू हुआ और जहाँ पे वो जा रहे हैं, उस बीच में वो किन किन से मिले, उनको क्या क्या मिला, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है सिल्क रोड। अभी सिल्क रोड के अंदर एक पोएम आता है जिसका नाम है फादर टू सन। ये एक पोएम है जिसका नाम है फादर टू सन। ये बेसिकली एक फादर और उसके सन का, मतलब एक पापा और उसके बेटे का रिलेशनशिप है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो फादर है और जो सन है, वो फादर अपने सन के बारे में कुछ भी नहीं जानता होता है। उनका रिश्ता दिन दिन उनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही होती है। सो उनके बीच में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी, ऐसी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या फिर उनका रिलेशनशिप कैसा था, वो हम पढ़ेंगे इस पोएम में जिसका नाम है फादर ऑफ द सन, ठीक है। सो यहीं पे हम लोगों का जो रीडिंग स्किल्स पार्ट है वो खत्म होता है। बड़ा है आई नो, बट प्लीज डरिएगा मत, हम धीरे धीरे अच्छे से ठंडे दिमाग से एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो भी चैप्टर्स अभी मैंने दिए वो सारे हॉर्नबिल बुक से आएंगे। अभी जो चैप्टर्स हम शुरू करेंगे, अभी जो पार्ट हम शुरू करेंगे वो आएगा हमारे सप्लीमेंट्री बुक से जिसका नाम है स्नैपशॉट्स, ठीक है। स्नैपशॉट्स से आएगा। अभी स्नैपशॉट्स से पहला जो चैप्टर है वो हमारा आएगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सेकेंड चैप्टर हमारा आएगा द एड्रेस। सेकेंड चैप्टर आएगा द एड्रेस। थर्ड चैप्टर आएगा रंगास मैरिज। थर्ड चैप्टर हमारा आएगा रंगास मैरिज। फोर्थ चैप्टर आएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। ये नाम से ही हमको पता चलता है कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टोरी है जब वो स्कूल में थे। फिर फिफ्थ चैप्टर आएगा मदर्स डे। फिफ्थ चैप्टर हम लोग का आएगा मदर्स डे। सिक्स्थ चैप्टर आएगा द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। फिर सेवेंथ चैप्टर आएगा बर्थ। सेवेंथ चैप्टर हम लोग का आएगा द बर्थ। फिर जो लास्ट चैप्टर है नंबर 8 वो आएगा द टेल ऑफ मिलोन सिटी। हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है द टेल ऑफ मिलोन सिटी। सो ये सारे चैप्टर्स आएंगे हमारे स्नैपशॉट के बुक से, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से एक एक करके कवर अप कर लेंगे अपने बाकी क्लासेस में। अभी जो लास्ट पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसमें आता है, उसमें आप अपने ब्रेन को यूटिलाइज कर पाते हो। उसमें वो सब आता है जिसमें हम अपने राइटिंग स्किल्स को भी दर्शा सकते हैं।
सो बेसिकली हमारा लास्ट पार्ट है राइटिंग स्किल्स, जिसमें हम अच्छे से लिख पाते हैं कि नहीं इंग्लिश को, कंटेंट को समझ पाते हैं कि नहीं, वर्ड्स को प्रॉपरली प्लेस कर पाते हैं कि नहीं, फॉर्मेट्स को अच्छे से फॉलो कर पाते हैं कि नहीं, हमको फॉर्मूला पता है कि नहीं, फॉर्मेट्स पता है कि नहीं, वो सब कुछ देखा जाएगा राइटिंग स्किल्स में। सो राइटिंग स्किल्स में पहला पार्ट आएगा, राइटिंग स्किल्स में हमारा पहला पार्ट आएगा नोट मेकिंग। पहला पार्ट आएगा नोट मेकिंग। सो नोट मेकिंग बेसिकली क्या होता है, नोट मेकिंग है हम लोग को एक सपोज एक चैप्टर है जो बहुत बड़ा है, ठीक है, हमको उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं ताकि हमको पढ़ने में मतलब आसानी हो। सो नोट मेकिंग वही है कि हम अच्छे से छोटे छोटे नोट्स बना पाते कि नहीं, वो हम सीखेंगे। अभी सेकंड आता है हम लोगों का समराइजिंग। ये भी स्टोरीज या चैप्टर से रिलेटेड है। एक बड़ा सा चैप्टर होता है जिसको हमको समराइज करना होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट करके उसको कैसे किया जाता है वो हम समराइजिंग में सीखेंगे। थर्ड में आता है हम लोगों का सब टाइटलिंग। थर्ड आता है सब टाइटलिंग। अभी सब टाइटलिंग क्या होता है कि अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा इंग्लिश मूवीज, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो लोगों को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है वो लोग स्पेशली वो सारे इंग्लिश मूवीज देखते हैं जिसके नीचे लिखा हुआ होता है कि एग्जैक्टली वो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस क्या बोल रहे हैं, तो नीचे जो लिखा होता है वो एक तरीके का सब टाइटल होता है। तो बेसिकली सब टाइटल्स क्या होते हैं कि जो लिखावट है उसको हम लोग छोटे छोटे करके बना देते हैं, और उसके अंदर भी अगर हम लोगों को और भी पॉइंट्स लिखना है, जैसे कि बुलेट पॉइंट्स दे के लिखना हो गया, तो वो जो बुलेट पॉइंट्स सारे जो फॉर्मेट्स है उसको सब टाइटलिंग कहा जाता है, और जो ये भी हम लोग सीखेंगे। अभी फोर्थ में है हम लोगों का एसे राइटिंग। फोर्थ में आ जाता है हम लोगों का एसे राइटिंग, जिसमें हम लोगों को टॉपिक दिया जाता है और उसके ऊपर बोला जाता है कि भाई ऐसे लिखना है आपको इतने पर्टिकुलर वर्ड्स में। वो थोड़ा सा बड़ा होता है बट टेंशन मत लीजिए, हम पिछले क्वेश्चंस के पिछले सालों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या फिर बहुत सारे ऐसे पढ़ेंगे जिनसे हमको ऐसे राइटिंग आ जाए। 5 में आता है हम लोगों का लेटर राइटिंग। अभी लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर बेसिकली है चिट्ठी जो किसी को लिखते हैं। तो चिट्ठी होता है दो तरीके का, एक होता है फॉर्मल लेटर्स, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर्स। तो पहले हम इन दोनों का डिफरेंस सीखेंगे, बट जो इनफॉर्मल लेटर्स का पार्ट है वो आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ फॉर्मल लेटर्स आएंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेटर टू एन एडिटर, ठीक है, ऐसे फॉर्मल लेटर्स जो हम किसी ऑफिस में सबमिट करते हैं वो सारे लेटर्स कैसे लिखना होता है वो हम लेटर राइटिंग में सीखेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है, इनफॉर्मल लेटर्स आपके सिलेबस में है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। हम ये भी जानेंगे कि इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और उसका वो फॉर्मल लेटर से किस तरीके से डिस्टिंग्विश करता है। लेकिन उसके अंडर लेटर राइटिंग के अंडर काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको सीखने हैं ऑफिशियली उसके पर्टिकुलर फॉर्मेट से, जिसके अंडर ही हम लोगों को सीखना है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उठा के लिख दे, ठीक है, फॉर्मेट के अनुसार लेटर कैसे लिखा जाता है वो हम लेटर राइटिंग में सीखेंगे। नंबर 6 है जो कि लास्ट है, ये आएगा हम लोगों का क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। लास्ट जो है राइटिंग स्किल्स में वो है हमारा क्रिएटिव राइटिंग। अभी क्रिएटिव वर्ड से ही हमको पता चलता है कि ये कुछ ऐसा होने वाला है जो यूनिक हो, जो समथिंग ऐसा हो जो हम खुद बना सके। क्रिएट मतलब होता है बनाना, ठीक है। सो क्रिएटिव राइटिंग में हम लोगों का फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ, डिबेट जैसे हो गया, तर्क वितर्क, हम जो हमारे अगेंस्ट में जिनके साथ हम तर्क वितर्क करते हैं, जो भी पॉइंट्स हमारे माइंड में आते हैं वो ऑटोमेटिक आते रहते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, हम उन पॉइंट्स को बना रहे होते हैं अपने दिमाग में। सो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हम लोगों के काफी सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि सपोज आप लोग को एक टॉपिक दिया गया, आप लोगों को बोला गया कि इसके अंदर आप कुछ पॉइंट्स लिखिए, इसके अंदर आप एक पैसेज लिखिए, या फिर एक टॉपिक दिया गया, बोला गया कि इसके अंदर आप डिबेट करके दिखाइए। सो वो सब चीज आएगा हम लोगों का क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर। अभी ये तो हो गया हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट, इसको हम धीरे धीरे से शुरू करके करेंगे खत्म, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, इंग्लिश में लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं,
भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। तो इस चीज को हम लोगों को दिमाग में अगर छपाना है तो हमको क्या करना होगा, हमको प्रैक्टिस करना होगा। एक्सेप्ट जो लिटरेचर पार्ट है जिसमें चैप्टर्स एंड पोएम है, उसमें हम लोगों को क्या करना होगा, चैप्टर्स को मेमोराइज नहीं करना होगा, बल्कि चैप्टर्स को हम लोगों को करना होगा अंडरस्टैंड। हम लोगों को चैप्टर्स समझना होगा। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या फॉलो करना होगा, हम लोग को फॉलो करना होगा कि हम हर चैप्टर को, हर पोएम को अच्छे से समझें, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको समझें। तो क्या होगा, आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आप उनको अच्छे से आंसर कर पाओगे। सेकेंड है, जब हम राइटिंग स्किल्स में आते हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप लोगों को फॉर्मूला दिया जाता है जिसके ऊपर बेस करके सम्स दिए जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। बट अगर आप सिर्फ फॉर्मूला रट के चले जाओगे एग्जाम में विदाउट प्रैक्टिसिंग, एक भी सम प्रैक्टिस नहीं करके, तो आपको एग्जाम का पेपर ब्लैंक छोड़ के ही आना होगा। क्योंकि क्या होता है, फॉर्मूला प्रिंटेड होता है बुक में जिसको हमको यूटिलाइज करना होता है। ऑब्वियसली मेमोराइज करना होता है बट उसको हमको यूटिलाइज करना होता है सम्स में। तो फॉर्मूला को जब तक आप सम में एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक वो फॉर्मूला आपके दिमाग में सिर्फ रटा हुआ रहेगा, ना कि समझा हुआ रहेगा। तो उससे क्या होगा, 1-2 साल बाद या फिर बहुत ही जल्दी आप उस फॉर्मूला को भूल जाओगे। लेकिन अगर आप किसी फॉर्मूला के ऊपर बेस करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करोगे, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस फॉर्मूला को पूरी तरीके से निगल चुके हो। अब वो फॉर्मूला आपके दिमाग से कभी भी जाएगा नहीं। सो जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। जो भी राइटिंग स्किल्स है, नोट मेकिंग, समराइजिंग, सब टाइटलिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इसको आपको खुद से क्रिएट करना होगा। ऑब्वियसली हम आप लोगों की मदद करेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस का पार्ट है वो आप लोगों को खुद करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्लास 11 का सिलेबस ऑफ इंग्लिश। सो आई होप कि हम जल्दी मिले जिसमें हम अपने क्लासेस शुरू करें। टिल देन, थैंक यू एंड टेक